हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरनदीप एंड वेलकम टू केल्विन। यहां पर दोस्तों हम आज बात करेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में। ये है आपका चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 402 कोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें आपका ये चैप्टर आता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसके अलावा दूसरा एक चैप्टर है जो है ग्रीन स्किल्स, उसकी बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस एंटरप्रेन्योर स्किल्स के इस पूरे वीडियो में हम लोग एक ही बार में सारी की सारी चीजें, उसके बारे में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डीबीएमएस पे आपके जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रैक्टिस के साथ मैं आपको एमएस एक्सेस पे भी और ओपन ऑफिस पे भी करवा चुका हूं। आप उनकी वीडियोस जाके देख लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, या आप साथ ही साथ प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ मैंने एसक्यूएल पे भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है थ्योरी के साथ, ताकि आप लोगों को कमांड्स भी आपको क्रिएट करना है और आपको जब आप थ्योरी पे एग्जाम लिख रहे हो या जब आप प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब बचता है मोटे मोटे दो चैप्टर आपके जो है थ्योरेटिकल वाले, ये दोनों, एक तो ग्रीन स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स को हम लोग एक ही कंसीडर कर लेते हैं, एक ही यूनिट में आते हैं ये। इसके अलावा जो बचता है वो है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, वो भी हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए एक बार। उसको मैं शॉर्ट वीडियोस में डाल रहा हूं ताकि आप लोग एक एक पार्ट को कवर करते जाएं और आपको समझ आता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यार ये ट्राई कर रहे हैं केल्विन में कि आप लोगों के हर सब्जेक्ट्स को यहां पर फोकस किया जाए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को कराया जाए। लाइव सेशंस इसके आएंगे, सैंपल पेपर्स भी आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे। सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी? केल्विन लाइव एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मेक श्योर आप लाइक कर दें। तो यहां पे दोस्तों जो बात करने वाले हैं हम लोग कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स के हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। यहां पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हम उसके क्वालिटीज, उसके कैरेक्टर्स, उसके बात करेंगे कि गुड एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हम उनके फंक्शंस की यहां पर बात करेंगे दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कि रोल और सिग्निफिकेंस, यानी कि क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में या कंट्री में या कहीं भी, क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका क्या रोल आता है सोसाइटी में, वो सब बात करेंगे। देन हम बात करेंगे दोस्तों मिथ्स की। मिथ्स मतलब कि हम एक पर्टिकुलर बिलीफ कर लेते हैं, हम किसी चीज पे बिलीव कर लेते हैं, हमारा कोई ओपिनियन होता है कि हाँ यार ये ऐसे होगा, तो ये मिथ होता है बेसिकली। तो उसके एंटरप्रेन्योरशिप के भी कुछ मिथ्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और फिर बात कर रहे होंगे हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, ताकि आप लोगों को एक ग्लिम्स लग जाए कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। देखो बेसिकली 10th में आपका ये चैप्टर रखने का सेंस यहाँ पर ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक ना मैनेजरियल पोजीशंस पे आपको रखा जाए, आपको बताया जाए कि किस तरीके से चीजें क्रिएट करी जाती हैं, है ना। आपको अगर एज एन देखना है कि नहीं यार मुझे नई चीजें बनानी है, मुझे खुद के बिजनेस सेटअप्स करने हैं, तो आपको ना एक आइडिया होना चाहिए, एक फाउंडेशन का जो आइडिया है वो होना चाहिए। और ये बहुत ही बेसिक रूल्स है दोस्तों, जो बड़ी से बड़ी कंपनीज हो ना, अगर बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो वो भी यहां पर ये चीजें फॉलो कर रहे होते हैं और आपको उनमें वो क्वालिटी दिखेगी। चलिए सबसे पहले फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो है जो बेसिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेट करता है। वो ये देखता है कि यार इन्वायरमेंट में हमारी जो सोसाइटी है वहां पर क्या नीड है, अगर वहां पर कोई नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करता है। ये है सिंपल सा एंटरप्रेन्योर। यहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। डिफाइन अगर हम पढ़े तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। कहां से लिया गया है? ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है अंडरटेक करना, यानी कि स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि रिवॉर्ड्स। यहां पर एक सिंपल सा मतलब समझ आता है आपको, रिस्क और प्रॉफिट। भाई जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। उसका हर्षद मेहता का डायलॉग है ना कि रिस्क है तो इश्क है। तो इसी तरीके से मान के चलो कि यहां पर क्या है भाई, एंटरप्रेन्योर जो है वो फुल रेडी रहता है कि भैया मुझे तो रिस्क लेने में मजा आता है, मैं तो रिस्क लूंगा नई नई जगह पे, और मैं हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो कमाऊंगा कंपनी के अंदर। यानी कि मेरी अगर कोई कंपनी है और मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं तो भैया ज्यादा से ज्यादा रिस्क लूंगा भी, है ना। चीजों को, नई नई मार्केट्स को टैप भी करूंगा, नए नए प्रोडक्ट्स को टैप भी करूंगा, इनोवेट भी करूंगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को भी अर्न करूंगा। यहां पर ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन का मतलब है। सेकंड क्या कह रहे हैं ये हॉवर्ड जो डब्ल्यू जॉनसन है, वो क्या कहते हैं, वो एक अमेरिकन एजुकेटर है, जो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज कंपोजिट ऑफ बेसिकली 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट से बेसिकली बनता है। पहला है इन्वेंशन, दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है एडॉप्शन। भाई इन्वेंशन मतलब कि वो नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आता है वहां पर, ठीक है, इन्वेंट करता है नई नई चीजों को। इनोवेशंस में क्या है कि आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज को वो यूज करके देखते हैं कि यार मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं तो क्या उससे मेरे जो काम है, मेरी जो टीम है, उसको वो एफिशिएंट हो रही है,
एफिशिएंट मतलब कि वो सही तरीके से काम कर पा रही है विदाउट एनी ज्यादा कॉस्ट, है ना। और यहां पर हम बात कर रहे हैं इनोवेशन और इन्वेंशन में, आपको मतलब समझना है, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब यहां पर क्या है कि वो ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहा है जिससे डेफिनेटली एक प्रोडक्ट या एक नई सर्विस ही निकल के आ रही है। और इनोवेशन का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई चीज इनोवेट होती है जिससे उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनने में कम टाइम लगे, बनने में कम खर्चा आए, कम रिसोर्सेज लगे और नई टेक्नोलॉजी की तरफ से वो उसको यूज कर पाए। थर्ड क्या है, डेफिनेटली एडॉप्शन, यानी कि आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को लेकर। आप ये चाहते हैं कि हाँ, जो एक एंटरप्रेन्योर है वो ये देख रहा है कि भैया मेरे को ना ऐसे फटाफट से चीजों को एक्ट करना है। मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई अगर मुझे मार्केट एक्चुअल में टैप करनी है, मुझे बड़ी मार्केट पे खेलना है, मुझे बड़ा बनना है एंटरप्रेन्योर, तो मुझे एनी हाउ रिस्क लेने पड़ेंगे, मुझे एनी हाउ चीजें इनोवेट करनी पड़ेंगी, उनको लगातार चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ताकि मैं एक नए लेवल पे और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाऊं। तो यहां पर एक सिंपल सा आपको मतलब यहां पे मैंने समझा दिया है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कूम्पीटर, एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर यूजेस द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू शैटर द स्टेटस को ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो अभी मार्केट में चल रहा है वो उसको इनोवेट करता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया बहुत चल रहा है। ये पहले शार्क टैंक एक जो एपिसोड होता था जो अमेरिका में आई गेस चलता था या यूएस में चलता था, तो वो बहुत ज्यादा फेमस था। काफी कम लोगों ने देखा होगा, बट इंडिया में आया तो ऑब्वियसली ज्यादा लोगों ने उसको देखा और उससे टू बी वेरी फ्रैंक बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन भी ली, मगर आपको चीजें वहां पर दिखी होंगी कि क्या क्या लोगों ने गलतियां भी करी हैं। तो द मेन द पर्पस ऑफ दैट शो इज टू शो यू गाइस कि हाँ भाई किस तरीके से चीजें इनोवेट होती हैं, किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल्स पिच कर रहा होता है ऐसे इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि वो उनको इन्वेस्ट कर पाए, राइट। तो यहां पर ये एंटरप्रेन्योरशिप हमने पार्ट समझ लिया है। आप लोगों का कौन सा फेवरेट शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योर है उसको जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, कि भैया सोसाइटी के अंदर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल आ रहा है, एंटरप्रेन्योर जो है वो क्यों है और उस सोसाइटी के लिए वो क्या काम कर रहा है ऐसा जिससे उसे फायदा होगा, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर हैज सम पर्सनल क्वालिटीज, राइट, विच इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर, है ना। नो डाउट ही लिव्स इन अ सोसाइटी एंड देयरफॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड गेन्स अफेक्ट हिम, यानी कि जब वो एक सोसाइटी में ही रह रहा है, राइट, वो हर जगह ऑब्वियसली जहां भी वो रह रहा होगा तो वो देख रहा है ना आसपास क्या हो रहा है मेरे, तो वो देख रहा है यार यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर तो मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है, मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी है ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं, और जब मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा तो डेफिनेटली यार मुझे बेनिफिट तो होगा ही होगा। बट उसका पहला पार्ट यहां पर क्या आ रहा है कि ये एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम इसको ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। बेसिकली अगर आपने शार्क टैंक इंडिया का भी देखा होगा काफी बार, तो वहां पर आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी। जो पीयूष बंसल है, जो लेंसकार्ट के फाउंडर है, वो ये कहते हैं कि भाई तू ये बता कि तेरे प्रोडक्ट में क्या ऐसी यूनिक चीज है या तेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा काफी एंटरप्रेन्योर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट में तेरा क्या है, कोई प्रॉब्लम ढंग की सॉल्व तो कर नहीं रहा। तो वहां पर क्या पॉइंट है कि सोसाइटी को एक्चुअल में क्या हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या बस ऐसे ही कॉपी करके चीजें बनाई जा रहे हो और बस अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लगे बड़े हो, है ना, अलग अलग मार्केटिंग तरीके से। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट और सर्विस आपका एक ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हो। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन। यस, एंटरप्रेन्योर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जॉब प्रोवाइडर्स, नॉट जॉब सीकर, है ना। ये जॉब प्रोवाइडर है, जॉब सीकर नहीं है। जॉब सीकर कौन होते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं, मगर ये तो भाई जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो जब जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी की जो इकोनॉमिक हेल्प है, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर प्रमोट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं आपको कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रमोट करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और कॉम्पिटेटिवनेस लेके आता है, यानी कि कंपटीशन लेकर आता है बिजनेस के अंदर। अब भाई कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, मैं भाई 80 रुपए का ले आया, क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी इन्वेंशन यूज करी, ऐसी इनोवेशन यूज करी, उसको अडॉप्ट किया और मैं अपनी टीम के साथ उसको ले आया 80 रुपए में। तो क्या होगा, जो भाई सोसाइटी है वो तो 80 रुपए वाला प्रोडक्ट ही लेगी ना, क्यों? क्योंकि भाई मैंने वही सेम प्रोडक्ट 80 रुपए में लाके रख दिया। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, कंपटीशन को लेकर आ रहा है और रिड्यूस कर रहा है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो कॉस्ट है वो कम कर रहा है, ताकि वो एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बड़ा प्ले कर पाए एज अ मॉनेटरी। क्योंकि डेफिनेटली यार आपको ही पता है, जब एक ऐसी चीज होती है, जब जैसे जियो का एग्जांपल ले लो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जो बहुत सारे एग्जांपल आपको अपने डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, जो आपने भी परचेस किए होंगे कभी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सेम रेट है, सॉरी सेम प्रोडक्ट है, सारी चीजें सेम है, बस रेट जो है उसका कम है, तो आपने उसको डेफिनेटली ट्राई जरूर किया होगा कि यार नहीं ये करना चाहिए। तो वहां पर क्या है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट आ रहा है वहां पर, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। डेफिनेटली यार
जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपका एक स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा, और जब यार आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपकी सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, आपके आसपास का एनवायरमेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज है, आपको और ज्यादा स्केल होने का मौका मिलेगा, राइट। तो यहां पर मैंने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर सोसाइटी की, यानी कि सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आई होप सो बेटा आप तक यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सबसे पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें पढ़ी कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर, उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो सोसाइटी में रोल होता है, बेसिकली क्यों वो सोसाइटी के लिए काम करता है या क्या उसका सोसाइटी में एक पार्ट होता है सिग्निफिकेंट, उसकी हमने बात करी, ठीक है। इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब कहता है हमारा कि एंटरप्रेन्योर, जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिटी क्या है। देखो हमने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेता है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेट करता है चीजें, बट कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना जो नहीं लेते होंगे रिस्क। मतलब ऐसा थोड़ी कि एंटरप्रेन्योर जो वो रिस्क लेगा ही लेगा। भाई कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि जब आप भाई आप नई नई चीजें लेकर ही नहीं आओगे, इनोवेट ही नहीं करोगे, तो आप क्या मार्केट में टिक पाओगे, इस कंपटीशन मार्केट में नहीं टिक पाओगे। तो यहां पर एक गुड एंटरप्रेन्योर के क्या रोल्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्वालिटीज है, बेसिकली रोल नहीं क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा हम यहाँ पे 5-6 चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे रोल है, फंक्शन है, एडवांटेज है। तो आपको बिल्कुल ना क्लियर और क्रिस्प रखना है अपने पॉइंट कि पेपर में क्या पूछ रहा है और आपको क्या बताना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग होता सेम ही है, बट आपको उसको जब डिपिक्ट करना है, जब आपको नरेट करना है, तो इस तरीके से करना है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटीज की। यहां पे लीडरशिप, क्या है क्वालिटी यहाँ पे, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है यहाँ पर कि भैया अपने जो एम्प्लॉइज हैं, हमारी जो टीम है, उसको लेके चलना साथ। ऐसा ना हो कि भैया हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं भाई तू टारगेट पूरा कर, जैसे मर्जी कर, मुझे मतलब नहीं है। तो दिस इज नॉट अ गुड लीडरशिप, ये एक अच्छी लीडरशिप नहीं है। लीडर कौन होता है दोस्त, लीडर वो होता है जो साथ साथ चलता है। वो क्या करता है, वो ये नहीं करता कि ऊपर चढ़ के बोलता है कि नहीं भाई तू काम कर, ऐसा नहीं है। वो साथ में चलता है कि चलो यार चलते हैं और इसको मिशन को अचीव करते हैं, राइट। तो लीडरशिप वहां पर ये रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिस्क टेकिंग। यस, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या क्वालिटी है उसकी कि भाई वो रिस्क लेता है बंदा। वो ये नहीं कहता कि यार मैं जो है यार आराम से बैठा हूं, छोड़ना क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा बाद में, है ना। ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो गुड एंटरप्रेन्योर है। गुड एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वो रिस्क लेगा और चीजों को अच्छे से फंक्शनल करेगा, अडॉप्ट करेगा, ताकि नए नए प्रोडक्ट और नई नई सर्विसेज निकल के आए। क्लियर हो गया बेटा, इसकी थ्योरी आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इनोवेटिवनेस। मैंने बताया जस्ट आपको अभी कि वो नई नई चीजों को इनोवेट करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ट्राई करेगा, कम से कम पैसे में ट्राई करेगा बनाने का, ताकि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी को बेनिफिट दे सके अपना। ऑब्वियसली जब उसका खुद का कॉस्ट कम होगा तो मार्जिन ज्यादा होगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब वो इनोवेट करता रहेगा चीजों को तो बेटर रहेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मार्केट से ही बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड। अब ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी भी लीडरशिप का एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक बॉस है, वो क्या कर रहा है, वो टारगेट जो है बोल रहा है कि नहीं भाई तू टारगेट कर। यहां पर भी वो टारगेट ओरिएंटेड है, बट उसे ये पता है कि एक फिजिबल टारगेट होना और एक इमेजिनरी टारगेट होना उसमें डिफरेंट है। यानी कि वो ये बोले कि नहीं भाई मुझे नहीं पता इस लॉकडाउन में, अब जैसे अभी एक फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हुआ, अब वो कहता है कि नहीं जी मुझे नहीं पता इस लॉकडाउन में जो है पिज्जे बेचो घर घर जाके। मतलब वो इस तरीके से चीजें कर रहा है कि नहीं भाई पिज्जे बेचो घर घर जाके। अब भाई उस टाइम पे कोई घर घुसने नहीं दे रहा था, प्रॉपर लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ऐसा होगा कि वो टारगेट अचीव हो पाए, नहीं हो पाएगा। फिर जब टारगेट खुला, सॉरी लॉकडाउन जब ओपन हुआ, तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, डेफिनेटली लोगों ने अपने घर पे मंगाना स्टार्ट किया कि भाई बाहर नहीं जाना है क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो वहां पर वो अपॉर्चुनिटी दिखी ना उसको, तो ये अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है, ये फिजिबल है। बट आपको हो कि नहीं जी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई डिलीवरी वाला नहीं निकल रहा, बट तेरे को तब भी कह रहे हैं कि भाई तू टारगेट अचीव कर, ऐसा तो नहीं होगा। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब यहां पर ये प्ले हो रहा है कि गोल ओरिएंटेड है, उसको पता है बेसिकली कि मेरा गोल क्या है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे चीजों को फॉर्मुलेट करना है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनीज में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जो ऊपर वाला बॉस होता है या लीडर होता है उसी को पता होता है कि गोल क्या है। जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता कि गोल क्या है। वो सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 6 बजे चले जाते हैं घर काम करके। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है। तो दैट गोल एंड विजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकर। अब यहां पर देखो बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर ये है कि वो जो है वो डिसीजन मेकर है। वो ना तुरंत डिसीजन लेता है अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए कि क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसके एम्प्लॉइज के लिए बेटर है। अब यहां पर ऐसा हो कि भैया कोई डिसीजन लेना है और मैं अपनी टीम को बुला रहा हूं, 10 लोगों को बुला रहा हूं, फिर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। मैं कह रहा हूं यार तू बता क्या करें, तू बता क्या करें, यार आप बताओ सेल्स वाले क्या करें, अकाउंट्स वाले बताओ क्या करें। भाई वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसका एक स्टेटस इस तरीके से है कि वो लीडर है, ठीक है, वो चीजों को इनोवेट कर रहा है, वो रिस्क भी ले रहा है, वो गोल ओरिएंटेड है, उसको पता है गोल क्या है। तो भाई डिसीजन भी तुझे ही लेना है, राइट, डिसीजन भी तुझे ही लेना है। तो जब तू डिसीजन ले रहा है तो यू आर अ डिसीजन मेकर। आप तुरंत डिसीजन लेते हो अपनी चीजों को लेकर और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, राइट, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। यस, ऑप्टिमिस्टिक मतलब
पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना जरूरी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, आप पॉजिटिव नहीं हो, आप ये सोचते हो कि यार नहीं मेरा तो टारगेट अचीव ही नहीं होगा, तो भाई जो आप अगर ऐसा कर रहे हो एज अ लीडर होगे तो आपकी टीम क्या करेगी? आपकी टीम तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होगी। वो कहेगा यार हमारा जो लीडर है वही इतना ढीला रहता है, वो ना कोई काम करता है, सुबह आके आराम से बैठा रहता है इसी में, कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई मीटिंग नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। क्या है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक। अगर कभी ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं है तब भी अगर वो उनको सपोर्ट करता है टीम को, तो दैट इज अ गुड एंटरप्रेन्योर। वो कौन है? एक ऑप्टिमिस्टिक लीडर है, वो एक मोटिवेटर है जो बेसिकली टीम को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोटिवेटर। अरे वाह, नेक्स्ट पॉइंट आ गया मोटिवेटर, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि भाई वो मोटिवेटर है, वो टीम को जानता है कैसे काम कराना है। वो उसको पता है कि भाई अगर मैं टीम को डांट के काम कराने वाला हूं तो नहीं होने वाला, अगर मैं उनको डांटूंगा भी तो उनको पता होना चाहिए कि यार ये देखो हमारा गोल है भाई, इसको अचीव करना है। क्यों अचीव करना है? अगर आप गोल अचीव कर रहे होगे तो हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, और जब तुम इस लेवल पे पहुंचोगे, जब कंपनी इस लेवल पे पहुंचेगी तो भाई तुम भी तो पहुंचोगे। तो ही इज अ काइंड ऑफ मोटिवेटर। वो हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव रहता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, अलग अलग चीजों से मोटिवेट करता है। लाइक अपनी टीम के साथ मोटिवेशन बना रहता है, अपनी टीम के साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहता है। ऐसा नहीं है कि अपना आया बॉस की तरह बैठा और लोगों से मिला बड़े बड़े और चला गया, ऐसा नहीं है। वो टीम के साथ भी बैठता है, वो बात भी करता है लोगों से, और वो पता भी चलता है उसको कि क्या चीजें कैसी करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब यार ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एंटरप्रेन्योर कि भाई अगर तू खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्या तू टीम को कॉन्फिडेंट करेगा? क्या तू टीम के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा? क्या तू अपने जो स्टेक होल्डर हैं, या फिर जो कंपनी के लोग हैं, या फिर जो सेल्स पर्सन है, या जो आपके कस्टमर है, उनको कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ यार ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है? अगर तेरे को खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेटेजी यू मेड, अबाउट द डिसीजन यू मेड, अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर मेकिंग, राइट? तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, ये एक गुड एंटरप्रेन्योर का रोल है। देन क्या है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक है। देन क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब ये है कि भाई एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, या जो भी चीजें हैं उनको लेना है। ऐसा ना हो पता लगे, तुम्हें पता लग रहा है कि यार कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कि टीम है वो लड़ाई कर रही है या कुछ उनमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, तुम कह रहे हो छोड़ो यार अपने आप कर लेंगे, हम मुझे क्या मतलब है। नहीं भाई, यू हैव टू टेक द एक्शंस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो कंपनी के लिए बेटर होना चाहिए। आपकी जो एम्प्लॉइज है, आपकी जो टीम है, आपका जो गोल है उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक्शन ऐसे ले रहे हो जो नेगेटिव है। ऐसा नहीं है, नेगेटिव एक्शन भी लेते हैं लोग भाई, लोगों को हायर भी करते हैं, फायर भी करते हैं कि भाई तूने बुरा किया फायर करेंगे, बट वहां पर एक जेन्युइन और एक वैलिड रीजन होना चाहिए। द पॉइंट इज यू हैव टू एक्टिव। अब आपकी टीम ने मान के चलिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी टीम आती है सेल्स की, सर हमारा ना ये प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा, इसको करते हैं सर। मैं कहता हूं हाँ हाँ करेंगे करेंगे, बढ़िया लग रहा है और ये बहुत अच्छा भी है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। बट मैंने क्या किया? उसमें टाइम लगा दिया, मैंने ढंग से डिसीजन नहीं लिया, मैंने बोला कि कोई बात नहीं कर लेंगे कर लेंगे। मैं खुद एक्शन ओरिएंटेड नहीं हूं, यानी कि मैं खुद एक्शंस को आगे नहीं लेके जा रहा हूं। भाई प्लान मिल गया, बट प्लान इज नथिंग विदाउट इंप्लीमेंटेशन। आपको इंप्लीमेंट करना होगा प्लान, तभी तो फायदा करेगा, वरना कैसे करेगा, राइट? समझ आया मेरे बच्चे? चले नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायनामिक। डायनामिक एजेंट बोलते हैं किसको? इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्वालिटी होती है किसकी? एंटरप्रेन्योर की। डायनामिक एजेंट का मतलब यह है कि भाई वो एकदम ना रजनीकांत जैसे है ना, रजनीकांत है ना, जैसे कहते हैं कि भाई वो सब रोल कर लेता है, तो इसी तरीके से डायनामिक एजेंट यानी कि एंटरप्रेन्योर है कि वो कहता है कि भाई मैं सब कुछ करूंगा, यानी कि मैं एक मोटिवेटर भी हूं, मैं टीम से बात भी करूंगा, मैं सेल्स भी करूंगा, मैं प्रोडक्शन सर्विसेज में भी जाऊंगा, मैं चीजों को देखूंगा भी, और कंडीशन जैसी मर्जी हो मुझे अपनी टीम को मैनेज करना आता है। डायनामिक का मतलब सिंपल सही होता है दोस्तों कि किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में ढल जाना। अगर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं तो उसको और अच्छा लेके जाना, अगर चीजें नेगेटिव हो रही हैं तो उसको हैंडल करना, कंट्रोल करना, ताकि टीम डिमोटिवेट ना हो। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है दोस्तों हमारा हाई अचीवर। याद रखिए दोस्तों, ये जो क्वालिटीज मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो दे रहा हूं, आप इनमें से कोई भी 3 या 4 या 5 भी लिख सकते हैं अगर आप अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस। अगर वो 1 नंबर में पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। मगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को रेट अपने सामने रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा? हाई अचीवर। हाई अचीवर मतलब भाई वो सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाला बंदा है। वो कहता है कि भाई साहब मजा आ गया जब चीजें अच्छी होती हैं, जब चीजें टारगेट्स अचीव होते हैं, जब उसकी कंपनी एक माइलस्टोन अचीव करती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि डेफिनेटली उसने जो एक एफर्ट्स लगाए हैं, उसने जो हसल किया है वहां पे, वो उसको वहां पे मिल रहा है, राइट? और अचीवर है क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हैंडल करता है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रस्ट इन सेल्फ। लास्ट जो है यहाँ पे ट्रस्ट इन सेल्फ, कि खुद में भी उसको विश्वास है। एक तो होता है कॉन्फिडेंट कि ठीक है यार मुझे पता है कि हो जाएगा या नहीं होगा, एक होता है कि खुद में विश्वास है कि भाई हाँ मैं कर दूंगा इसको, अगर मैंने कर दिया तो भाई बस ठीक है, मैं अपने आप में विश्वास रख के बैठा हूं कि हाँ भाई हो गया काम। क्लियर है बेटा? चले अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर बच्चा रोल एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि भाई क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योर, क्या करेगा एंटरप्रेन्योर बनके तू सोसाइटी में क्या कर लेगा या अपने आप के लिए क्या कर लेगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से। क्या है यहाँ पर पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजर ऑफ सोसाइटीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मैंने आपको अभी भी बताया था
कि वो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये आपको आंसर क्वेश्चन भी आएगा, बड़े में भी आ सकता है, लॉन्ग टाइप में भी। इसको जरूर से अच्छे से देखिएगा। क्या कहता है वो कि भैया वो ऑर्गेनाइजर है सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसको देखते हुए उसने देखा कि यार ये चीज जो है कहीं पे कोई ना कोई चीज खराब हो रही है, इसको मैं एक बेटर तरीके से कैसे यूज कर सकता हूं, तो मैं देखता हूं। आपने जो अलग अलग, अगर आप बहुत सारे स्टार्टअप्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कई लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स या बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो इनोवेट करते हैं, जिससे क्या होता है टीम को सोसाइटी है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा मिलता है और सोसाइटी खुश होती है उसको देख के कि हाँ यार ये एक ऐसा काम हुआ है हमारे लिए जो हमें करना था, जो हम चाहिए थे, हम चाहते थे करना बट हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द क्वालिटीज एज एन एंटरप्रेन्योर। अब मगर वो एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है हाँ भाई मैं तो करूंगा जो मर्जी हो जाए, मेरे को तो करना है क्योंकि सोसाइटी के लिए मुझे हेल्प करनी है। मैं देख रहा हूं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, जो लिमिटेड चीजें होंगी, जो रिसोर्सेज खराब होंगे उनको मैं ठीक करूंगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि भाई वो ऑब्वियसली बात है, देखो जब वो जॉब क्रिएट कर रहा है, लोगों को अपने पास रख रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को डिराइव कर रहा है, बना रहा है, इनोवेट कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कैपिटल की फॉर्मेशन है एक बहुत अच्छी बढ़ जाती है। यानी कि कैपिटल का फॉर्म होना है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस कंट्री में, तो अगर कैपिटल फॉर्म होती है, ज्यादा से ज्यादा लेवल पे वो बड़ा एंटरप्रेन्योर जो वो जाता है, तो क्या होगा, डेफिनेटली यार सोसाइटी को फायदा होगा, जो कंट्री है, जो स्टेट है उसको फायदा होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये हमने अभी भी बात कर ली कि जब ऑब्वियसली मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे उसके लिए कौन चाहिए, मुझे उसके लिए एक फैक्ट्री वाला बंदा चाहिए जो उसको प्रोडक्ट को बनाएगा फॉर एग्जांपल, फिर मुझे उसके पैकिंग के लिए कोई चाहिए फॉर एग्जांपल, मुझे उसके फिर कोई सेल्स के लिए चाहिए, फिर जो वो फैक्ट्री है उसको कोई ऑर्गेनाइज करेगा उसके लिए मुझे बंदा चाहिए, फिर जो फैक्ट्री है उसके बाहर जो गार्ड है मुझे वो भी चाहिए, गार्ड शिफ्ट में चाहिए, फिर मुझे और लोग चाहिए। तो ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सब कौन है, जो भाई वहां पर आके एम्प्लॉयड होंगे। तो जब आप एक स्टार्टअप बड़ा अच्छा सा इनोवेट करते हो तो आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को हायर करते हो। तो जब आप लोगों को हायर कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हो लोगों के लिए कि भाई आओ और मेरे यहां काम करो, राइट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स। यस, यहां पर क्या दोस्तों वर्ड है कि न्यू प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करना, क्यों, ताकि मेरी जो टीम है वो कॉम्पिटेंट बन पाए। वो ऐसा ना हो कि वो एफिशिएंट भी ना बन पाए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो आए, अच्छे से काम करें, अपना उनको लगे कि हाँ यार मैंने 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो काम किया ना आज मजा आया काम करने में। ऐसा ना हो पता लगे वो आया और मशीन खराब पड़ी है और वो मतलब क्या रहेगी यार ये तो मशीन आउटडेटेड हो चुकी है, अब जो टीम जो प्रोडक्ट मांग रही है नया, या जो कस्टमर नया मांग रहा है, जो नया डिमांड आ रहा है उसके हिसाब से ये टीम जो है वो मशीन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वो टेक्निक जो है वो फेल हो रही है। तो प्रोडक्शन टेक्निक को डेवलप करना, नए नए टेक्निक्स को लेके आना ताकि टीम जो है वो एफिशिएंटली काम कर पाए और एक अच्छे तरीके से काम कर पाए, ताकि हमारा खर्चा भी कम आए और प्रॉफिट बढ़िया हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विजनरी लीडर। यस, एक विजन हो उसके दिमाग में कि भाई मुझे ना इतने 1 बिलियन की कंपनी बनना है फॉर एग्जांपल, मुझे अपने इंडिया में बेस्ट एजुकेशन में बेस्ट बनना है। हम ये चाहते हैं एज अ कैल्विन कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लेकर जाएं। तो ये क्या है, ये एक विजन है। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो कभी भी, या पेरेंट जो पेरेंट देख रहे हैं आजकल बच्चों को पढ़ते हुए, वो लाखों लाखों रुपए फीस देते हैं कोचिंग्स में, वो ना दे। वो ये देख रहे हैं कि यार हाँ ये एक ऐसा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ट्रस्ट दिला रहा है कि हाँ मेरा बच्चा अगर यहां से पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और वो एक अच्छा इंसान बनेगा आगे जाके। तो ये क्या है, ये एक विजन है। और एक होता है मिशन। मिशन मतलब ये होता है कि आपको भाई इतने नंबर ऑफ आपको इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपका एक इतना पेड वो होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं कि आपके इतने क्लाइंट होने चाहिए, इतने कस्टमर होने चाहिए, आप इतनी कंट्रीज में होने चाहिए। तो ये एक तरह का मिशन होता है। विजन यहाँ पर क्या है, विजन ये कहता है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया कोने कोने में अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो अगर वो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है तो वो कैल्विन में पढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड होती है इतने सस्ते में कि वो आराम से मंथली जो फीस है हमारी, आपको पता है दोस्तों कितनी हमारी फीस है, तो मंथली फीस भी वो आराम से पे कर सकता है, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब यहां पर एक अच्छी चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये देख रहा हूं कि भाई मैं पहाड़ों में हूं और या मान के चलिए मैं कहीं ऐसी अच्छी जगह पे हूं जहां पे नेचर है, और मैं ये कह रहा हूं कि यार मुझे ना ऐसी चीजें बनानी है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनानी है बड़ी सी, और मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज का उल्लंघन कर रहा हूं, यानी कि मैं वायलेट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं यहां से हम पेड़ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर हम नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं। देखो 2-3 चीजें हो सकती है यहाँ पे, कि एक तो होता है कि गवर्नमेंट की आप चीजों को वायलेट कर रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। तो उनको हेल्प करने में क्या क्या चीजें होती हैं यार, ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे लेवल पे होगे, जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे होंगे, आप कैपिटल फॉर्म कर रहे होगे, आप अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे होगे, आप प्रोडक्शन को अच्छा कर रहे होगे, आप एक खुद विजनरी लीडर हो, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी तो कहीं ना कहीं
कंट्रीब्यूट करोगे ना, आप ये चाहोगे ना कि भाई मैं जब एक छोटे लेवल पे था तो अब मैं एक बड़े लेवल पे जाना चाहता हूं। तो बड़े लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट से रिलेशन भी बनाने पड़ेंगे, आपको उनके लोगों से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि यार अच्छा ये वाला जो बंदा है ये ना ये वाला डिपार्टमेंट से है तो यहां ये मेरे काम आ सकता है ना, अगर मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी हेल्प करेगा वहां पर अच्छे लेवल पे, अच्छे एक उससे कर्टेसी से, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हायर प्रोडक्टिविटी। अगेन वही है दोस्त कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, हमारे पास एक इतने अच्छे रिसोर्सेज होंगे, हम जो एज अ सोसाइटी है यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, हम उनको यूज कर पाएंगे। जैसे केल्विन आपके लिए क्या करता है? हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को दे रहा है, आप लोगों को मैथ्स दिया, साइंस दिया, एसएसटी दिया, इंग्लिश दिया, हिंदी दिया, फिर आपने कहा कि आर्टिफिशियल, आपने कहा कि आईटी लेके आना है, मतलब वो आईटी लेकर आए, आप लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के लिए, आप कह रहे हैं कंप्यूटर लेके आए, हम कंप्यूटर लेके आ रहे हैं। तो ये क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर पाए। तो जब हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हायर आपको चीजें मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी, तो आप लोग भी खुश होंगे, सोसाइटी भी खुश होगी, और वहां पर एक एंटरप्रेन्योर जो है उसकी वहां पर क्या दिखेगी? सिग्निफिकेंस दिखेगी, इंपॉर्टेंट दिखेगी। नेक्स्ट, इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब क्या है यहां पर पॉइंट दोस्तों? कि वो चीजों को इनिशिएट कर रहा है, वो नए नए पॉइंट्स को लेकर आ रहा है, और अब जब वो इनिशिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है चीजों को, तो उसे पता चलता है कि हाँ यार ये चीजें मुझे करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट। अगेन वही आता था कैपिटलिस्ट, और अगर हम बात करें या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल की बात करें कि भाई कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है ना, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं हर कंट्रीज में। तो अगर वो कैपिटलिस्ट जो है, कौन है कैपिटलिस्ट? कौन है कैपिटलिस्ट? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास कैपिटल ज्यादा है। तो जब भाई कैपिटल ज्यादा होगी आपके पास, तो आप एक ऐसे सिस्टम से कनेक्ट हो जाओगे जिससे आप पूरा देश भी चला सकते हो। आप देश को देख सकते हो कि यार अगर देश को फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है तो मैं एक पूरे स्टेट की फाइनेंशियल टर्म्स को देखूंगा। मतलब ऐसे भी लोग आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो सोसाइटीज की, जो गवर्नमेंट्स की हेल्प करती हैं, इन कभी कभी फाइनेंशियल एड्स देती हैं, कभी कोई मेडिकल हेल्प देती है। तो वो क्यों देती है? वो इसलिए दे पाती है भाई क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे है कि वो हेल्प कर पाए। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। ये एक वर्ड बहुत अच्छा है जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि आजकल के सिस्टम में वो ढल रहा है पहली बात तो, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर, उसे पता है कि यार डिमांड क्या है, किसके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट देना है। अब फॉर एग्जांपल अब तुम लोगों से मैं कहूं कि यार तुम्हारे फोन में मैं 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दूंगा और मैं 20,000 का प्रोडक्ट तुम्हें दूंगा, मेरा प्रोडक्ट ले लो, अलग सा प्रोडक्ट है, तो यार तुम लोगे? मैं कहेगा क्या बेवकूफ बातें कर रहे हो यार, भाई मेरे को 2 मेगापिक्सल तो मेरे को जमाने हो गए चलाए हुए, नोकिया का चलाया था जो 2600 या 6200 कौन सा था वो मॉडल, वो चलाया था 2 मेगापिक्सल। अब तो भाई 20 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे आ रहे हैं, तो मैं क्यों लूंगा आपका फोन? तो यहाँ पर क्या है कि जो मार्केट की नीड है उनको रिसोर्सेज को जोड़ना और डिलीवर करना। जब आप ऐसी चीजों को डिलीवर कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? वहां पे आप एक इंग्रेडिएंट रोल प्ले करते हो, किसका? प्रोडक्शन का। किसका प्रोडक्शन का? स्मार्ट प्रोडक्शन का, मॉडर्न प्रोडक्शन का। आप आजकल की जनरेशन को देख रहे हो, उस जनरेशन के हिसाब से आप पढ़ाई करा रहे हो, उस जनरेशन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हो, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मगर बोर नहीं होना है यहाँ पर, ये समझ के चलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अंदर एक जोश पैदा कर सकता है और आप कुछ करके दिखाएंगे, राइट? मिथ का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक बिलीफ होना, किसी चीज पे एक गलत ओपिनियन देना, ये सब चीजें क्या होती है? मिथ होती है, हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला मिथ अगर हम बात करें तो क्या है? पहला मिथ यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टार्टिंग का बिजनेस इज इजी, यानी कि वो ये कह रहा है कि लोग ये कहते हैं कि यार बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी कहीं भी कर लेगा, एक अपना वो लगाओ ठेली सी और चलो काम हो जाएगा। बट क्या ऐसा होता है? सीरियसली में ऐसा होता है कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता यार, इतना इजी तो नहीं होता बिजनेस को स्टार्ट करना। आप स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को भाई कैपिटल लगाते हो, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास एक इन्वेंशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, आपके पास उतनी सर्विसेज होनी चाहिए, उतनी मैन पावर होनी चाहिए ताकि आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ। और बिजनेस को स्टार्ट करना ही क्या बस पार्ट होता है? क्या उसको स्टार्ट करके बंद कर देना ये कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर है? नहीं ना। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो मोटिवेट रहता है, जो इनोवेट करता रहता है नई नई चीजों को, जो रिस्क लेता है। तो यहां पर क्या है कि स्टार्टिंग का बिजनेस इजी, तो यार ये मिथ है। लोग कहते हैं कि यार ये तो होता ही है, ये तो होता ही होगा, बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है, तो ये गलत है दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस न्यू बिजनेस। अब यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब आपके पास अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़ा है तभी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, जो दिखा रहा है कि भाई देखो मैं सेम प्रोडक्ट लेकर आ गया हूं इतनी कॉस्ट में, मैंने एक टेक्नोलॉजी यूज करी और उसकी वजह से ये जो कॉस्ट है अब ये इतनी आ गई, तो लोग क्यों नहीं लेंगे यार? डेफिनेटली लेंगे। तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कम से कम मार्केटिंग कॉस्ट में,
कम से कम एम्प्लॉइज की कॉस्ट में, कम से कम इंफ्रा की कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो और आपको लोग पसंद करेंगे, राइट? आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस। कई लोगों को लगता है कि यार जो कंपनीज होती है ना वो ही सिर्फ फाइनेंस कर सकती है, मतलब वही फाइनेंस हो सकती है, यानी कि वो उन्हीं को लोन मिलता है, उन्हीं को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है यार। आजकल आपने देखा होगा मुद्रा है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी गवर्नमेंट की जो आप ये मान लीजिए कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ऐसे बहुत सारी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करती है। मैंने जैसे देखा था अभी कुछ ही टाइम पहले कि जो हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं उन्होंने स्कूल के अंदर, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली में, उन लोगों को एक सीड मनी दिया, यानी कि उनको एक पैसा दिया कुछ स्कूल बच्चों को, उनको बोला कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और हमें दिखाइए। तो काफी ज्यादा उसमें मुझे यार देख के मुझे मजा आया कि हाँ यार इतना बढ़िया चीज है, बच्चों को उस लेवल पे सिखाया जा रहा है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप भी अगर करेंगे तो आपको भी प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, आपकी सोसाइटी को प्राउड फील होगा कि यार हमारे लिए एक ऐसे प्रोडक्ट को डिराइव कर रहा है, नए नए लेके आ रहा है। तो स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि फाइनेंस नहीं हो सकते बच्चा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपका इन्वेस्टमेंट है, या जो आजकल गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारी हैं जो आपको हेल्प करती हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली वो एक स्केलेबल लेवल पे जाएगा, राइट? नेक्स्ट यहां पे आ जाता है टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडस्ट्री। यहां पर कई लोग ये कहते हैं कि भाई पहली बात तो ये कि जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है, और टैलेंट उसके लिए और ज्यादा चाहिए। यानी कि ये कहता है कि टैलेंट जो है ना तुम्हारे में इतना ज्यादा होना चाहिए, मतलब तुम पढ़े लिखे होने चाहिए, तुम बहुत ज्यादा मतलब पीएचडी होने चाहिए, तुम्हें 15-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो ऐसा कुछ कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। हमने ये भी देखा है, आप लोगों के सामने बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं यार जो मतलब 20-20 साल में, 22-22 साल में, जिन्होंने अभी क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट भी नहीं करी, जो ड्रॉप हो गए इवन बड़े बड़े आईआईटी से, बड़े बड़े आईएम से, राइट? वो क्यों ड्रॉप हुए उसका रीजन अलग है, बट वो ये चाहते थे, उन्हें पता था कि यार मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें बहुत बड़ा टैलेंट था। वो पॉइंट सिर्फ ये है यहाँ पर कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो ये एक मिथ है कि भाई टैलेंट जो है वो ज्यादा जरूरी होता है इंडस्ट्री से, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री में रह के इंडस्ट्री का काम आसान बना रहे हैं तो भाई आपका मोर देन वेलकम है। नेक्स्ट यहां पर क्या पॉइंट है कि मोस्ट स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल। अब कई लोगों को ये लगता है कि यार देखो यार इतना बढ़िया चल रहा है, ये जो लेंसकार्ट है, बोट है, फोन पे है ना, भारत पे है, ये सब तो यार इतना सही चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे देखो कितना बढ़िया चल रहा है, नया नया स्टार्टअप्स है सबके। तो क्या ऐसा सही में है क्या सारे के सारे स्टार्टअप्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं? भाई अभी भी जो स्टैट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 90-95% स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में फेल हो जाते हैं। उनका रीजन, सबका ये रीजन है बेटा कि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं है, उनको कुछ ऐसे प्रिविलेजेस नहीं मिल पाते हैं जिस वजह से वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए, राइट? वो उनके पास एक ऐसी क्वालिटीज ही नहीं होती है, या उनके पास कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, या वो इनोवेट नहीं करते चीजों को। तो क्या होता है, स्टार्टअप्स ऐसा नहीं होता बेटा कि सारे स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। स्टार्टअप्स फेल ज्यादा होते हैं, कम सक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए तो इन्हें रिस्क टेकिंग बोलते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पे मिथ्स पढ़ लिए, मिथ्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस पे आंसर आ सकता है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं भाई एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, कि क्या एडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप होने के। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है यहाँ पर हम लोग कंफर्म करने वाले हैं, इंडिपेंडेंस। कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, मैं खुद का अपना बॉस हूं, ठीक है? मुझे ये नहीं करना है कि मुझे सुबह 9 बजे ही जाना है और सुबह 6 बजे ही शाम को वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, यानी कि मैं खुद अपना इंडिपेंडेंट हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना। एज अ गुड एंटरप्रेन्योर बता रहे हैं इसको, एज अ नेगेटिव नहीं लेके जाना कि भाई मैं तो जब मर्जी आऊं, ऐसा नहीं है। अब अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए इंडिपेंडेंस भी है कि भाई आपको कोई पूछने वाला नहीं है उस लेवल पे कि भाई तू आया क्यों नहीं सुबह 6 बजे, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपरली वहां पर इंडिपेंडेंस मिलती है। नेक्स्ट क्या है, एक्साइटिंग। एक्साइटिंग फीचर होता है कि हाँ यार मैं नई नई चीजें ट्राई करूंगा, मैं कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकता हूं और लोगों से मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं। मगर जो जनरली नीचे के लोग होंगे, जैसे इंप्लॉइज होंगे, वो क्या होंगे, उनको पता है यार सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, अपना काम करना है और टारगेट अचीव करके चले जाना है, मतलब उनका ये होगा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो यहां पर एक एडवांटेज क्या मिल जाता है आपको कि आपको एक एक्साइटमेंट मिलती है, हर लेवल पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां से आप अपने लेवल को अच्छे लेवल पे देखोगे। मैं अगेन बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे गुड एंटरप्रेन्योर की, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे गुड एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं। इसीलिए यहाँ पर ये जो टूल्स है, ये जो फंक्शंस है, ये जो एडवांटेजेस है, ये आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ बिल्कुल भाई, अपना मालिक खुद का, भाई कंपनी ज्यादा से ज्यादा है, रिस्क में सबसे ज्यादा ले रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं वेल्थ लूंगा, मेरे पास क्यों ज्यादा पैसा नहीं होगा? तो डेफिनेटली भाई मैं अपना पैसा भी ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उसमें हाई अचीवर हूं। हमने भी एक रूल पढ़ा था ना, कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी ना। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। मेरा शेड्यूल फ्लेक्सिबल है, मेरे शेड्यूल में फ्लेक्सिबल है, यानी कि मैं अपने घर पे टाइम दे सकता हूं। मगर मैं अगर मेरे को टीम, मेरे में जो घर वाले हैं या जो टीम है मेरी, वो ये बोलती है कि नहीं सर मुझे हर दिन 3-4 दिन हो गए देख रहा हूं मैं कि वो शाम को 4 बजे जा रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि भाई क्यों जा रहा है, भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है?
मगर एटलीस्ट मेरे लिए कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगेन इंडिपेंडेंसी वाला पार्ट और फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट यहां पर मैच कर रहा होगा। देन स्टेटस, ऑब्वियसली यार मेरा एक स्टेटस भी होगा, मैं खुद एक फाउंडर होऊंगा, को फाउंडर होऊंगा, है ना, तो मेरा एक स्टेटस होगा वहां पर सोसाइटी में। लोग कहेंगे कि यार देखो फाउंडर है ना, तो एक स्टेटस वहां पर मेंटेन हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप होने का। नेक्स्ट, एम्बिशन फुलफिलमेंट। बिल्कुल भाई, मेरा एम्बिशन है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे इस विजन पे पहुंचना है, तो भाई मेरे को मजा आएगा उस चीज में, मैं फुलफिल कर पाऊंगा। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये मेरा एम्बिशन है कि भैया केल्विन को हमें ऑल ओवर इंडिया लेके जाना है, हर बच्चे के पास लेके जाना है, जो गांव गांव में बच्चे बैठे हैं जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है आजकल, वो बच्चा भी यहाँ पे पढ़ाई कर पाए, सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए में पूरे एक साल में जो हमारा कोर्स है उसको पढ़ पाए, तो ये क्या है यार, ये विजन है मेरा। तो जब मैं इस एम्बिशन को अचीव कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, मेरा एक एडवांटेज है। मगर जो नीचे टीम है वो क्या है, उनका एडवांटेज ये है, उनको ये लगता है कि हाँ यार सैलरी मिल जाए हो जाएगा काम। बट एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ये क्या सोच रहा होता है कि मेरा एम्बिशन जो है वो अचीव हो, मेरा जो गोल है वो अचीव हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो जब एडवांटेज इस तरीके से है कि भाई आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी है एडवांटेज की, तो वो एज आपके डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि आपका कोई शेड्यूल नहीं है भाई, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको 100 मीटिंग दिन में करनी पड़ सकती है, आपको टीम से, सेल्स वाले से ही मिलना पड़ेगा, अकाउंट्स वाले से ही मिलना पड़ेगा, आपको जाके एचआर से बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या हो गया, इसका क्या नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपको बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये सब क्या हो सकती है यहाँ पर दोस्तों, डिसएडवांटेज हो सकती है। रिस्क टेकर भी है, तो भाई ये भी डिसएडवांटेज है। तो पहला रिस्क क्या है यहाँ पे, क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। बिल्कुल भाई, कि भाई जो मेरा टाइम है वो पूरा पूरा ऑफिस में लग रहा है, मुझे पता है कि भाई मेरे को ये गोल अचीव करना है। दोबारा बात कर रहा हूँ एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की। अगर मैं देखो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर लूंगा या इंडिपेंडेंस को यूज कर लूंगा, किसके लिए, एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए, तो क्या मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूं? मैं नहीं हूं। अब मैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं, तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए कहीं ना कहीं जिसका टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 18-20 घंटे 16 घंटे वो उसके ऑफिस में ही जा रहा है, वो सिर्फ घर पे 4-5 घंटे जा पा रहा है, राइट। तो वो फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पा रहा है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है पॉइंट दोस्तों, रिस्क। ये मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली यार वो रिस्क टेकर है, बट ठीक है एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर तो है ही है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर तुम्हें जाना है ना तो देख के जाना एंटरप्रेन्योरशिप में। वहां पर एक तो तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, हर लोगों को टाइम देना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा, वहां पर रिस्क भी होगा हाई, और साथ साथ क्या होगा वहां पे हार्डवर्क भी तगड़े वाला करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने अब जाया ऑफिस में बैठा आराम से, हाँ भाई भैया टारगेट अचीव हो रहे हैं, कर रहे हो ठीक है बढ़िया है, ऐसा नहीं है। हार्डवर्क लग के करना पड़ेगा भाई। मतलब हार्डवर्क का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई बुरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, टीम के साथ लग के काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि मेरी वो प्रॉब्लम्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है डिसएडवांटेज, अनसर्टेन इनकम। अब यार देखो मैंने यहाँ पर बात करी कि यार वेल्थ क्रिएशन तो हो रही है, वो एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो भाई एक अच्छे लेवल पे काम भी कर रहा है। मगर अगर चीजें खराब होती हैं तो क्या होगा भाई, इनकम तो अनसर्टेन है ना, मेरी तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बट जो टीम होगी उनकी तो फिक्स सैलरी है, उसको तो भाई मेरे को पैसे देने ही देने हर मंथ, वो तो अपनी सैलरी लेके जाएगा ना। तो मेरे पास कोई इनकम अनसर्टेन है, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे को इस बार कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा, हो सकता है लॉस भी हो। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक डिसएडवांटेज का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। इनकॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल वो जो है क्या नाम है, मेरा जो स्टाफ है यानी कि मेरे जो एम्प्लॉइज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टीम है, वो क्वालिफाइड तो है बट वो एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो तो आप ट्राई ये करते हो कि मैं कुछ यंगस्टर्स को उठाऊं, मैं ये चाहता हूं कि जो एक यंग ब्लड है यानी कि जो नई जनरेशन है मैं उसको लेकर आऊं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जेटिक होगी। बट वहां पे मुझे क्या मिलेगा कि यार ठीक है ग्रेजुएशन तो मिल जाएगा, मुझे एमबीए वाला भी मिल जाएगा, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या आता है दोस्तों, कि वो क्वालिटेटिव तो है यानी कि वो क्वालिफाइड तो है, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर कमी है। तो यहाँ पर ये मतलब आता है कि इनकॉम्पिटेंट स्टाफ जो है वहां पर मिल रहा होगा, अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में। यही लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि किस तरीके के टाइप्स होते हैं, क्या क्या एंटरप्रेन्योर के टाइप होते हैं, किस किस तरीके के लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर कौन है दोस्तों, सबसे पहला है यहाँ पे ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर से आपको ये लग रहा होगा कि यार ड्रोन है, ये तो भाई उड़ता होगा मस्त एकदम, मतलब ये तो बिल्कुल हाई लेवल पे रहता होगा, एकदम हाई अचीवमेंट होगी। तो यार यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है इसका। ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं भाई जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बिल्कुल स्कूल वाले जो होते हैं, स्कूल टाइप, बिल्कुल भैया नहीं मुझे कोई ज्यादा वो नहीं करना है, ठीक है मैं एंटरप्रेन्योर बन तो गया, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ज्यादा काम नहीं करना है, मैं जो अभी टेक्नोलॉजीज चल रही है ना उन्हीं को फॉलो करता जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स हु फॉलो अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, दे डोंट अडैप्ट एनी चेंजेस। वो नई नई चीजें नहीं लेकर आते हैं, जिस वजह से क्या होता है भाई वो बाहर हो जाते हैं।
सिंपल सी बात है भाई, वो बाहर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है, ये टाइप्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कौन से भाई, फैबियन एंटरप्रेन्योर की। फैबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं भाई जो आप ये समझ के चलिए कि एज अ फैमिली बिजनेस वाला काम है उनका, कि भाई अपना ऊपर से आया, विरासत में मिल गया, उसी को लेकर चले गए और उसी को लेकर आगे चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज डाल दो उसके अंदर भाई ताकि कोई फायदा मिल जाए, नहीं। दोनों में फर्क क्या है, ड्रोन में क्या है कि वो कोई उसको विरासत में या कोई उसकी वैसा नहीं मिला उसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैबियन एंटरप्रेन्योर इज द सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सेकंड जनरेशन समझ गए ना आप लोग, कि वो एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस फैमिली से आ गया है ना, उसको मिल गया। अब वो क्या कह रहा है, जैसी चीजें चल रही है वैसी चलने दो, क्या दिक्कत है यार, अपना पैसा बन तो रहा, बनने दो। तो वहां पर क्या था, पहले वाले में वो भाई कुछ कर ही नहीं रहा, वो खुद आया है और ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है दूसरों के, और कह रहा है कि भाई बढ़िया चलेगा, तो वो तो भारी हो जाएगा। बट इसको क्या है, टेक सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, इसका खुद का फैमिली बिजनेस होगा, मगर एनी हाउ यार बाद में जाके ये भी दिक्कत करेगा, तो ये कोई भी रिस्क नहीं लेते। कौन, फैबियन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, रैशनल। रैशनल वाले जो एंटरप्रेन्योर है वो भाई साहब बिल्कुल ना, जो कंडीशन है कंट्री की या स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देख के चलते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिलीवरी घर पे कराने लग जाऊंगा लोगों के, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा यूज करूंगा। तो रैशनल कौन होता है दोस्तों, वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस व्हिच लुक्स मोर रिवोल्यूशनरी। अच्छी चीजें लेकर आता है ताकि वो कंडीशन को देख पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे इमिटेटर। इमिटेटर का मतलब आप समझ लीजिए वर्ड से ही कि वो चीजों को इमिटेट करता है, यानी कि कॉपी करता है। वो क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नए, उन्हीं को कॉपी करके, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है फॉर एग्जांपल या सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है, उन्हीं को कॉपी करके छेप देता है, चलो भाई हो गया। एंटरप्रेन्योर तो ये भी है ही है भाई। वो क्या कर रहा है, कोई नई चीज है, जैसे मान के चलो मैंने आपको बताया अभी कि भाई टिकटॉक है, तो टिकटॉक आया था तो बैन हो गया, बट टिकटॉक के अलावा कितने सारे अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो आ गई थी, राइट। तो वो क्या था, वो एक इमिटेशन ही थी भाई, कि लोग आ रहे हैं अपना ऐप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लोग घर पे वेले थे, उनको भाई एक एंटरटेनमेंट चाहिए था, वो उनको वहां मिल रहा था। तो इमिटेटर कौन है भाई, इमिटेटर आर सिंपली कॉल्ड कॉपीकैट एंटरप्रेन्योर हु एग्जैक्टली कॉपी द बिजनेस मॉडल ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब याद रखिएगा, कॉपी तो भाई उसी की होगी जो सक्सेसफुल होगा, ऐसा थोड़ी है कि जो बेकार होगा उसकी कॉपी करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो जो सक्सेसफुल है उसकी यहाँ पर कॉपी होगी। क्लियर हो गया बेटा सब कुछ, बिल्कुल डन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम फटाफट से क्विकली पढ़ लेंगे किस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सबसे पहले यहां पे होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये देख रही होती है कि भाई मैं जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, उनको किस तरीके से हेल्प कर पाऊं, उनकी प्रोसेसेस में, उनके ऑपरेशंस में किस तरीके से हेल्प कर पाऊं। नेक्स्ट होती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यहां पर ये है दोस्तों कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन जो है, यानी कि जो लेडीज है वो एसोसिएटेड होंगी। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों सेवा जो है एला भट्ट, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, सेवा को, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है जिसके अंदर आज दोस्तों 16 लाख से भी ज्यादा लोग, 16 लाख से भी ज्यादा जो वुमेन है, जो लेडीज है, वो जुड़ी हुई है इसके साथ। वो क्या करती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज हैं वो जुड़े उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऐसी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है जो बिल्कुल स्टार्टअप पे होती है, जनरली छोटे छोटे लेवल पे होती है, और ये बैकबोन होती है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि देखो जब आप एक आप कंट्री में हो फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, वो होनी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा कि जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की सोसाइटी है, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। भाई मान के चलो कोई एक बहुत दूर कंपनी है, वो उसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली, लार्ज स्केल में बन गई, बट वो हर जगह पे तो नहीं अवेलेबल हो सकती ना। स्मॉल स्केल एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे, हर जगह अवेलेबल होती है और वो सोसाइटी को हेल्प कर पाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बैकबोन होती है किसी भी डेवलप कंट्री की। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि भाई विरासत वाला प्रोजेक्ट है यहाँ पर, कि भाई मैंने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाया हुआ था, मैंने अब अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। अब मेरा बेटा डिसीजन लेगा कि भाई इसको बेचना है या इसको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे नया बिजनेस लेना है। तो यहाँ पर यही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चंस पे, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्या हमने अभी तक पढ़ा है, जो उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कवर फटाफट से। सबसे पहले कुछ ले लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस। इनोवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स डिवीजन ऑफ वर्क, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, या फिर बोथ बी एंड सी। बताइए भाई फटाफट से चैट में, जल्दी से बताइए। डिवीजन ऑफ वर्क करता है इनोवेशन, या फिर ओपनिंग न्यू मार्केट, या इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, अगर इनोवेट कर रहा है तो प्रोडक्ट को तो इनोवेट करेगा ही ना, बनाएगा ही ना नए नए प्रोडक्ट्स को, और जब नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो मार्केट भी नई बनेगी। बट डिवीजन ऑफ वर्क तक को तो मतलब ही नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क तो एक ऑर्गेनाइजिंग का काम आ गया। तो यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी, बोथ एंड बी एंड सी।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने अभी डिसएडवांटेज पढ़ी थी ना, क्या क्या डिसएडवांटेज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था उसमें रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, टाइम नहीं मिल पाता है उसको, ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमने और पढ़ी थी डिसएडवांटेज में, राइट। तो यहां पर यही बोलता है कि कौन कौन सी है, क्या है, अनसर्टेनिटी, इंडिपेंडेंस, एम्बिशन और नन ऑफ द अबव। तो यार देखो, एम्बिशन और इंडिपेंडेंसी ये तो हमने पढ़ी थी एडवांटेज में, बट डिसएडवांटेज में हमने क्या पढ़ा था, अनसर्टेनिटी, कि भाई कोई अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी है पूरी की पूरी, कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला बिजनेस में, और आपको बहुत तगड़ा लॉस होगा, इनकम आपको पता नहीं है क्या होगी क्या नहीं होगी, तो ये सब क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट स्टाफ मींस, ये मैंने जस्ट आपको अभी भी बताया था कि इनकॉम्पिटेंट स्टाफ वो इनकॉम्पिटेंट स्टाफ वो स्टाफ होता है जो स्किल्ड क्वालिफाइड तो होता है बट वो स्किल्ड नहीं होता। यहां पर क्या लिखा है हमने, पहला है एक्सपीरियंस, दूसरा क्वालिफाइड, नॉट एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड स्टाफ, यानी कि वो क्वालिफाइड तो होता है बट वो एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी कि लैक कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं। तो यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि, एक सेकेंड, नेक्स्ट बोलता है हमारा कि इनोवेशन हो गया ये, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। क्या बोल रहा है ये कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको काम कराना पड़ता है बाकी लोगों से। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर की डिपेक्ट कर रही है, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था लाइव सेशन में जब हमारा हुआ था, और काफी बच्चों ने दो में कंफ्यूजन हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं, आप भी यहाँ पे दो में कंफ्यूज हो गए। तो पहला तो हम इसमें से क्या करते हैं, इनोवेटर को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि इनोवेटर का तो कोई सेंस ही नहीं है इसमें, क्योंकि नया प्रोडक्ट तो इनोवेट नहीं हो रहा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई काम कराना है लोगों से, जो आपकी टीम है उससे काम करवाना है। तो दो बचते थे, मोटिवेटर और ऑर्गेनाइजर। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, ऑर्गेनाइजर पर टिक कर दिया था कि सर ऑर्गेनाइजर बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज कर रहा है लोगों को काम करने के लिए। नहीं, मैंने आपको अभी जब डेफिनेशन बताई थी इसकी मोटिवेटर की, जब हमने रूल्स की बात करी थी, क्वालिटीज की बात करी थी, तो वहां पर हमने ये बात करी थी कि वो मोटिवेटर होता है। क्यों मोटिवेटर होता है, क्योंकि वो लोगों से काम करवाना जानता है, उसको पता है कि मैं लोगों से काम कैसे करवाऊं, उसे पता है कि यार मैं लोगों को अगर बोलूंगा अपनी टीम को कि यार ये काम करो, हमें इसमें फायदा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो एंजॉय करेंगे। तो वो चीज वहां पर कौन काम करती है, मोटिवेटर काम करता है, ठीक है। रहनुमा जो है उसके पास दो लोग हैं, उसके लिए काम करते हैं। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 hour विद देम टू लर्न अबाउट दैट दे हैव डन व्हाट, मतलब उन्होंने क्या क्या किया। रहनुमा के पास दो लोग हैं जो काम करते हैं, वो उनके साथ रोज एक एक घंटा बैठती है, देखती है कि आज क्या काम हुआ क्या नहीं। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, इनोवेट्स अ प्रोडक्ट, नहीं, क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, नहीं, डिवाइड्स इनकम, क्या वो इनकम को डिवाइड कर रही है, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, नहीं, वो क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, राइट। यहां पर क्या है, जब आप टीम के साथ बैठ रहे हो, टीम के साथ बात कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि यार बिजनेस में क्या चल रहा है। तो यहां पर क्या आता है बेटा आंसर, मैनेजेस द बिजनेस। क्लियर है, अभी जस्ट हमने थ्योरी पढ़ी है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन एंटरप्रेन्योर हैव, इनोवेटिवनेस, गोल ओरिएंटेड, मोटिवेटर या ऑल ऑफ दीज। आप बताइए कौन से होंगे, बताइए जल्दी से। इनोवेटिवनेस, क्या वो इनोवेट होना चाहिए, अच्छा एंटरप्रेन्योर, क्या वो ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, क्या वो मोटिवेटर भी होना चाहिए। बिल्कुल यार, हमने ये पढ़ा है अभी अभी कि वो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि वो इनोवेटिव भी हो, ठीक है, वो क्या करे, वो इनोवेट भी करे चीजों को, वो गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, और वो मोटिवेटर भी होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं आपके थ्योरेटिकल। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमने अभी भी बात करी थी, क्या बात करी थी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू अचीव द नेशनल गोल्स। दे कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंट्री। भाई मान के चलो उसको लगता है कि यार कंपनी जो उसको लगता है कि यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम है मेरे स्टेट में या मेरी कंट्री में कि यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं आती है ना, एनर्जी कम है, तो वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को यूज करेगा, नई नई इनोवेशन को लेकर आएगा। अब वो गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगा कि देखो जी हमने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाते हैं, हम एक सोलर प्लांट लगा के ना यहाँ पे इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाएंगे। तो ये सब क्या है, ये वो एंटरप्रेन्योर है जो सोसाइटी को या नेशनल जो गवर्नमेंट है उनको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिस्क बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक। रिस्क बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि यार सिंपल सी बात है कि भाई रिस्क है तो इश्क वाली गेम है यहाँ पे, कि भाई रिस्क तो उसको लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई वो अपना प्रोडक्ट खुद लेकर आ रहा है, उसे पता है कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो ही चलेगा। उसकी मार्केट नई टाइप करता है, नई नई चीजें लेकर आता है, तो कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही यहाँ पर आंसर दोस्तों दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर इज अ लीडर। डिस्कस करिए, डिस्कस क्या करना है यहाँ पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है। अभी ये भी बताया था ना मैंने आपको, लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है, इमेज दिखाई थी ना कि लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है। बॉस होता है जो ऊपर चढ़ के भाई काम करा रहा होता है, कर 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 जैसे मर्जी कर, मुझे नहीं पता, और लीडर कहता है चल यार साथ में चलते हैं और काम करते हैं। तो यही यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है एग्जाम्पल।
ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आराम से इसको पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जब लॉन्ग आंसर की बात कर रहे हैं तो जितनी भी क्वालिटीज है सब पेल दो। क्या क्या थी भाई? मोटिवेटर है, इनोवेटर है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी इसे पेल दीजिए ताकि आपको आंसर फुल मिले और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। नेक्स्ट क्या था? डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिया यार, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, सैलरी का कुछ पता नहीं होता है, टाइम मुझे मिलता नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें हैं डिसएडवांटेज। डिस्कस द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था कि वो सोसाइटी को हेल्प करता है, राइट, वो गवर्नमेंट को प्लान करता है, वो कैपिटलिस्ट जो है सिस्टम को फाइनेंस करता है, राइट, ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, तो आप इसको वहां पे लिख दीजिएगा और सारे के सारे आंसर्स को फुल आंसर में दीजिएगा। Explain the role of an entrepreneur as a person with higher productivity and an ingredient of modern production system। देखो यहाँ पे मैंने आपको याद है 2 रोल बताए थे एंटरप्रेन्योर के। देखो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, बताया था मैंने आपको वहीं पर कि कितना इंपॉर्टेंट है वो इंग्रेडिएंट वाला पार्ट। देखो ये देखिए यहाँ पर आ गया ये, एक सेकेंड, ये इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम, कि भैया क्यों वो इंग्रेडिएंट कहा जाता है एज अ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में? क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है, उसमें कोई नई चीजें लेके आ रहा है, तो भाई वो एक इंग्रेडिएंट हो गया ना, वो चीज है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने 1 घंटे से भी कम में हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम मस्त तरीके से पढ़ा ला। और आप लोग अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग ऐसा उसको तपेट डालोगे कि भाई साहब अब तो आ जा, ठीक है। तो आपका जिस तरीके से ये एंटरप्रेन्योर स्किल हमने कवर कर लिया है उसी तरीके से अब आपका कवर होने वाला है ग्रीन स्किल्स। उसी के बाद आप पढ़ लीजिए अपना डीबीएमएस और साथ साथ पढ़ लीजिए एसक्यूएल और फिर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से 5 से 6 वीडियोस में आपका सारा काम हो जाएगा ताकि तुम लोगों को टाइम भी कम लगे और चीजें जो है वो बढ़िया तरीके से समझ आए। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट होता है, इसके सैंपल पेपर्स, इसके लाइव सेशंस बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी तुम लोगों के जो यार देखो करंट एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उन पर फोकस करो। आईटी और सीए के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, बस ट्रस्ट रखो हमारे ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मेक श्योर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उनको बताओ कि भाई आ गए हैं यहाँ पे आईटी के टीचर जो तुम्हें भाई पढ़ा के रहेंगे और तुम्हें सिखा के रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बताना है, सिखा के रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे और थ्योरेटिकल भी एकदम बढ़िया वाला कराएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हम लोग आपको केल्विन लाइव एप्लीकेशन में सारे जो है सैंपल पेपर दे चुके हैं, उनको जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।